स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। इसे आप देखते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पर। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा मैच आज जारी है। पहली इनिंग्स हमने देखी, तो क्या लगता है पहली इनिंग्स को देखकर? जी सही बात है, एक इनिंग हो गई है और बहुत बड़ा टोटल बनाया है साउथ अफ्रीका ने। पहले मैच में पाकिस्तान ने 273 चेज की है, लेकिन हमने कैसे चेज की उसकी भी बात करेंगे बड़ी मुश्किल से। उस मैच की तफसीलन बात करेंगे, लेकिन इस इनिंग में साउथ अफ्रीका केम विद अ पर्पस। ये पिंक बॉल नहीं, ये पिंक टेस्ट है। इन्हें ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इसके लिए पैसा जमा किया जाता है इस टेस्ट के दौरान। तो 10 ओवर में 56 ही रन थे, लेकिन प्लान कुछ और था। डिकॉक क्योंकि वहां टिक गए, और उसके बाद बबूरा ने एक इनिंग खेली, बाइंडिंग इनिंग, जिसने टीम को बांधे रखा, बाकी मारते गए। डिकॉक की 80 रन की 86 बॉलों में इनिंग्स बहुत अच्छी थी। बबूमा वही है, 10 रन आते हैं और सडनली मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज हो गया, बहुत ज्यादा अपवर्ड। 37 बॉलों में 60 रन बनाते हैं, और जो ये पार्टनरशिप है उनकी 101 रन की बबूमा के साथ 11.3 ओवर में 9 से ऊपर की एवरेज। उसके बाद मिलर भी मारते हैं, फिर बबूमा उठ जाते हैं। तो मोमेंटम कम नहीं होने दिया और बहुत तेज रफ्तार से रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने। 40 ओवर में स्कोर है 247 पे 2। एक्सपेक्टेड है 100 से 90 रन तक बनेगी। आखिरी 10 ओवर में 2 आउट हुए, उतने नहीं तो तकरीबन उतने बन भी गए। एक बहुत टफ टोटल गिवन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस एंड देयर फास्ट बॉलिंग। और पहला मैच पाकिस्तान का। अगर बॉलिंग की बात आप करेंगे, 10 ओवर में 56 रन, उसमें फ़हीम अशरफ की एक इकोनॉमिकल स्पेल, थोड़ी बहुत हसनैन की, लेकिन उसके बाद हसनैन 10 ओवर 74 रन, शाहीन आफरीदी भी पिट गए। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट शादाब रहे। पहले वो थोड़ी शॉर्ट करते रहे बॉलिंग, डर से बैट्समैन आगे ना आए, और इन विकेटों पे थोड़ी सी शॉर्ट हो तो स्पिनर के लिए, खासकर लेग स्पिनर के लिए जगह मिलती है बैट्समैन को। वो मिल गई। जब टॉस की तो टॉस में लूप में, वो टेंटलाइजिंग लूप नहीं है, वो सीधी आर्क है, तो उसको आगे निकल के उन्हें मारा, तो खास बॉलिंग नहीं कर पाए। दानिश जिसने 2 ओवर किए तकरीबन ठीक ही किए, 11 रन दिए, लेकिन तीसरा भी हो सकता था, जबकि 11 ही रन दिए उनने, लेकिन वहां उनको ओवर नहीं मिला। सम टोटल में जो असॉल्ट रहा साउथ अफ्रीका का, वो अनएंडिंग रहा, और वो पीटते चले गए। कुछ एक आध कैच भी छूट गया, लेकिन इतना नहीं हुआ। कुछ ग्राउंड फील्डिंग अच्छी भी हुई पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन साउथ अफ्रीका हैड कम विद अ पर्पस कि इस मैच को हार के सीरीज नहीं हारनी है। अब सारा बोझ बाबर आजम पे आके पड़ गया, इमाम उल हक और फखर जमान पे, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर। वो क्या करेगा? वो क्लिक करेगा, नहीं करेगा? टफ क्वेश्चन है, लेकिन द की इज बाबर आजम फॉर पाकिस्तान। उसके बगैर भी हो सकता है जीत जाए, लेकिन टफ आस्क। ही हैज टू डू समथिंग इफ दे हैव टू विन। साउथ अफ्रीका हैज स्टेज्ड अ बिग कमबैक। आज बात सबसे पहले करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के पहले वनडे की। जी, पहले वनडे की। पाकिस्तान ने जीता, लेकिन मैच में कुछ ऐसे मोड़ आए, कभी लगा कि पाकिस्तान कुछ करेगा ही नहीं, कभी लगा कि साउथ अफ्रीका कुछ करेगा ही नहीं। बिल आखिर मान लीजिए आखिरी बॉल पे मैच डिसाइड हो गया। रशीद, ऐसा लगा एक टीम मौके पे कि दोनों टीमें जीतना नहीं चाहती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो एंड पे कैच छूट गए कुछ, हाँ, उनसे भी बड़ा फर्क पड़ा। डॉसन ने बहुत फर्क पड़ा। अब देखिए वो ओवर कितना सस्पेंस क्रिएट किया उस ओवर ने। देखिए लास्ट ओवर ने भी किया, उससे पहले ने भी किया। अब साउथ अफ्रीका 55 पे 4 थे, लेकिन उनकी रिकवरी ठीक हुई। और डॉसन जो है वो पाकिस्तान से रन बनाते हैं, पहले भी बना चुके हैं। मिलर ने एक तेज इनिंग खेली, और कुछ फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग की। शादाब नहीं सेटल हो पाए। स्पिनर की थोड़ी मुश्किल होती है, बाउंस हो जाती है, बैक फुट पे इसको खेलते हैं अच्छा, अगर ज्यादा टर्न ना हो। और शादाब देर के बाद भी खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ सबसे इकोनॉमिकल रहे बॉलिंग में, बिल्कुल। और शाहीन आफरीदी ने विकेट लिया, हसनैन ने विकेट लिए, हारिस को ज्यादा रन पड़े मगर विकेट लिए। और 273 इतना इजी टारगेट भी नहीं है जी, उस टीम के लिए जो जिसने मैचेस ज्यादा ना खेले हों। और फखर जमान आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो बेमिसाल पार्टनरशिप रही है बाबर आजम की और इमाम उल हक की। हमने इनके तीनों के नाम लिए थे, इन 3 बैट्समैनों के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फ़हीम अशरफ का हमने कहा था पिछले प्रोग्राम में, इस सीरीज में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो शादाब ने भी ठीक बैटिंग कर ली, लेकिन वो जो पार्टनरशिप रही उससे तो मैच खत्म हो गया था। अब देखिए एक फैक्टर है बाबर आजम, वो
अपने स्टाइल से, अपनी उस कुव्वत से चलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा। और लगता है कि दाएं बाएं टीम अच्छी है, लेकिन जब वो आउट हो जाते हैं उसके बाद लगता है कि टीम कुछ नहीं है। नहीं देखिए, और वो दो चार चीजें बड़ी अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो हम उनको देखते हैं। ब्यूटीफुल कवर ड्राइविंग, बेहतरीन ग्रेसफुल प्ले, शॉट्स जो खेलते हैं बहुत ज्यादा ग्रेसफुल हैं। वो प्लेयर रन बनाते हैं लेकिन ग्रेस नहीं होती है, इनमें ग्रेस भी है, क्वालिटी भी है। और एक जगह विराट कोहली से बहुत करीब है वो, किस सेंस में, 17 चौके मारे इनिंग में, छक्का कोई नहीं मारा। विराट कोहली भी छक्के की कोशिश नहीं करते हैं जब तक डेस्परेशन ना हो। बिल्कुल सही। वो भी चौके ही मारते हैं सिर्फ, ये भी सिर्फ चौके मारते हैं, और एट विल बाउंड्रीज मारी इनने। और जो आप सुन रहे होते कमेंटेटर्स को, जिनमें शॉन पोलॉय जैसा है, कोई और हैं जो बहुत क्रिकेट जानते हैं बेहतर, वो वाह वाह निकलती थी उनके मुंह से इनके शॉट्स देख के, उसकी खूबसूरती देख के। लेकिन इनके साथ इमामुल हक की जो पार्टनरशिप है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या इनिंग खेली उन्होंने, और कंट्रोल में खेली, इनके एग्रेशन पे नहीं चले गए कि मुझसे आगे चला गया मैं भी मारूं। बिल्कुल सही। तो इन विकेट्स पे इमामुल हक इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उसके बाद बाकी बैट्समैन जो है वो जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन 186 पे 2, 193 पे 3, 198 पे 4, 203 पे 5, और उसके बाद लगातार वो नोटिया की स्पेल लाजवाब है। नोटिया ने बॉलिंग की है, 5 ओवर में उन्हें 31 रन दिए थे, आपको पता है, पहले कोई विकेट नहीं। फिर जब नेक्स्ट 5 किए, 20 रन दिए और 4 विकेट उन्होंने लिए। अब ये है कि वो रिजवान ने बीच में रेजिस्टेंस दिखाई, अच्छा खेला उन्होंने। और मैंने जब जनूबी अफ्रीका की टीम को देखा, पहले भी वो खोए लगे। देखिए, जनूबी अफ्रीका भी कोई इस वक्त टॉप टीमों में से एक नहीं है, हमें पता है बिल्कुल सही कि नहीं है वो टॉप टीमों में से एक। वो भी अपने पांव फिर से जमाने की कोशिश में, नया कैप्टन, नया सिस्टम वगैरह, लेकिन बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ऐसी बैटिंग की जो टॉप 2 बैट्समैनों ने पैसे कम, और फिर रिजवान ने भी की, फिर शादाब ने थोड़ी बहुत की, लेकिन शादाब ने और रिजवान ने क्यों विकेट दे दिया, ये समझ नहीं आया। इसमें देखिए, हम बाबर आजम की फिर से बात करेंगे, उन्होंने सेंचुरी बनाई। ये एक सवाल आया है हमारे पास, दानिश आफाकी लिखते हैं आरत मार्बल से, कि बाबर आजम ने अपनी 13वीं सेंचुरी मुकम्मल की, क्या आपको नहीं लगता है कि जो नंबर 1 स्पॉट है वो कोहली को इस सीरीज के बाद रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं रिप्लेस, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। देखिए, 13 सेंचुरियों का वो रिकॉर्ड मान लिया हमने कि फास्टेस्ट 13 सेंचुरी है, फिर 14 का भी होगा, फिर 19 का होगा, वो ये कोई रिकॉर्ड है नहीं। लेकिन बात अहम है कि रिकॉर्ड इन्हें 13 फास्टेस्ट सेंचुरियां वनडे इंटरनेशनल में थी हाशिम आमला के पास जी। हाशिम आमला ने लिए थे 83 मैच जी, कोहली ने 86, और इनके सिर्फ 76 हैं। तो उसका मतलब है कंसिस्टेंसी ज्यादा। और एक और बात है रशीद, वो लोगों की नजर से निकल गई, कि ये इनकी 22वीं लगातार इनिंग है वनडे में, ये जिसमें डबल फिगर्स में गए हैं। अच्छा, संगकारा 27 में गए हैं, तो हमने समझा वही रिकॉर्ड होगा, नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और आदमी के पास है जिसकी कोई बात नहीं करता, और उनके मुल्क की तो बात ही नहीं करते। 29 बार लगातार डबल फिगर्स में वनडे में जावेद मियांदाद मुनफरिद उनके, हाँ उनके बड़े मुनफरिद 8 लगातार 50 भी हैं वनडे में उनके। देखिए, हम अबव 50 स्कोर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले मैं ये, आप बाबर आजम की बात मुकम्मल कीजिए, उसके बाद में जावेद मियांदाद की एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि पहले बाबर आजम की तारीफ करनी ही करनी है, सही है, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो जावेद मियांदाद की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपने अपने 100वें टेस्ट में सेंचुरी बनाई। कुछ बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई, लेकिन जावेद मियांदाद ने अपने 50वें में भी बनाई, पहले में भी 50वें में भी, सही, और 100वें में भी। और हकीकत ये है अजीब सी कि 100वीं इनिंग में भी सेंचुरी बनाई है। आप देख लीजिए, ये मुनफरिद रिकॉर्ड नहीं है तो क्या है, बिल्कुल ये इसके साथ मुझे लगता है बहुत देर तक छू नहीं सकता है, मुश्किल है। हालांकि रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूट, बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जिम लेकर के 19 विकेट का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, वो तो मुझे लगता है टेस्ट मैच में 19 विकेट 20 में से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आज हम एक सेगमेंट आपके लिए पेश करेंगे, एक याद ताजा करेंगे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की, कि जब जम्मू कश्मीर की टीम ने अपना पहला रणजी मैच जीता। इस खूबसूरत याद को दोहराते हैं रणजी ट्रॉफी के मारूफ विकेट कीपर बैट्समैन सईद परवेज कैसर। बात करें रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की और J&K के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की, वो बात जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, वो कहानी जो अनफोल्ड नहीं हुई है ज्यादातर लोगों के लिए। और आपने फ्रेम में देखा होगा मेरे साथ कौन बैठे हैं, सईद परवेज कैसर बैठे हैं, विकेट कीपर हैं, रहे J&K के बैट्समैन, और उस टीम के वाइस कैप्टन जिसकी कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। वो टीम जिसने पहला रणजी ट्रॉफी मैच जीता
J&K के लिए तकरीबन 30 साल के बाद। परवेज, खैर मकदम है आपका खेल के मैदान से में। और परवेज, कहानी शुरू करते हैं उधमपुर से। देखिए, उधमपुर से कहानी स्टार्ट करने से पहले एक इसका मैं थोड़ा आपको एक पस मंजर बताता हूँ कि उधमपुर जाने से पहले हमारे साथ क्या हुआ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। उस मैच के बाद ही मैंने कहा लोगों को कि अपने प्लेयर्स को कि हमारा इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है, हम शायद नेक्स्ट मैच जीत सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। 24 साल के बाद हमने पहला मैच जीता। दिल्ली के अगेंस्ट हमारा मैच था जम्मू में। उससे पहले दिल्ली को हमने 116 पे आउट किया। दिल्ली का लोवेस्ट रन जी में था वो। तो हमने क्या किया वो अलग कहानी है, मगर जो दिल्ली को हमने आउट किया और दूसरी इनिंग में दिल्ली को 41 रन जीतने के लिए थे, उसमें भी हमने 2 उनके आउट किए। उससे हमारा अपने में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि जब हम दिल्ली को 100 पे आउट कर सकते हैं तो सर्विसेज को भी कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह थी कि ये सर्विसेज होस्ट थे। मैच उधमपुर में था, सर्विसेज के ग्राउंड में सर्विसेज होस्ट थे। तो सर्विसेज ने ग्रीन विकेट बनाया। जब हम वहां गए उधमपुर, हमने देखा ग्रीन विकेट है। ग्रीन विकेट पे उनने सोचा था कि उनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। अजय जहाँ था, मुरलीधर था, 4-5 फास्ट बॉलर उनके बहुत अच्छे थे। उनने सोचा था कि फास्ट बॉलिंग हमारी अच्छी है तो हम इनको अटैक करेंगे, हम पहली इनिंग में ही ऐसे काबू कर लेंगे कि फिर ये यूजुअल होगा जो J&K का होता है। जब हम उधमपुर पहुंचे, हमने ग्रीन विकेट देखा। महबूब इकबाल कैप्टन थे, वो और मैं, हमने स्टडी किया, विकेट देखा, सब कुछ था। और भी सीनियर प्लेयर हमारे साथ थे। हमने देखा तो सिवाय महबूब के और मेरे सब कहते थे हम बैटिंग करेंगे टॉस जीत के। मैंने कहा नहीं, हम बॉलिंग करेंगे। 1 घंटे में अगर हम इनके 2-3 विकेट निकाल लेंगे, हम इनको प्रेशर डाल सकते हैं। इस वक्त हमारी बॉलिंग मोराली बड़ी हाई है, हम कर सकते हैं। महबूब वैसे फ्रीक्वेंटली टॉस जीतते थे, वो टॉस कम ही हारते थे। हाँ, वो रात को प्रैक्टिस होती थी ना कमरे में, तो वो उनने टॉस जीता तो बॉलिंग ले ली। सर्विसेज की टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे भास्कर घोष। एक वो उससे पहले मैच में उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट 163 बनाए थे। बड़े अच्छे लेवल के बैट्समैन थे। तो पहली बॉल पे उनका एज लगा। जो महबूब ने पहली बॉल की, उस पर एज लगा। वो तकरीबन 3rd स्लिप्स के सामने नीचे गिर रहा था। मैंने डाइव मारी, मैंने बॉल कैच कर ली। थोड़ी मेरी उंगली डैमेज हो गई उसमें, तो फिर 10-15 मिनट गेम बंद हुई। इसको किया। वो बड़ा क्रूशल था कि मेन बैट्समैन, उनका मेन स्टे ओपनर पहली बॉल पे आउट हो जाना, ये उनको बड़ा झटका लगा। फिर उनके आते थे 1 डाउन बैट्समैन, आते थे चंद्र विजय। जबरदस्त बैट्समैन थे, विकेट कीपर भी थे बेचारा। फिर उसकी नेक्स्ट ईयर उसकी डेथ हो गई। जबरदस्त मेन स्टे बैटिंग का था उनका। तो अब महबूब का 2nd ओवर है, मैच का 3rd ओवर, 13वीं बॉल है मैच की। इसकी पहली बॉल है। चंद्र विजय, इसने स्टांस क्रीज के बाहर लिया, तकरीबन 1 फुट बाहर खड़ा रहा। तो मैंने कहा इसको, विजय तुम क्रीज के बाहर खड़ो। कहा तुमको आदत है ना स्टंप करनी, पीछे से कर स्टंप। मैं कहा अच्छा। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे उसने जोक में ही कहा, क्योंकि दोस्ती थी। महबूब को मैंने इशारा किया, जी इसको इन स्विंग मारो टोज पे। महबूब ने उसको टोज पे इन स्विंग मारी, मैंने उसको स्टंप कर दिया। 13वीं बॉल मैच की, 2nd टॉप बैट्समैन आउट। उस वक्त स्कोर उनका था 2 की 3 रन, 2 आउट हो गए। इन 2 झटकों से वो संभल नहीं सके, 72 ऑल आउट हो गए। ये ऐसे 2 झटके थे जिससे कि उनकी टीम बाद में निकल नहीं सकी। महबूब ने कितने विकेट लिए? महबूब ने, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 7 विकेट लिए थे मैच में। तो उस इनिंग में तो अशंदर भी खेलते थे। अशंदर उस इनिंग में विकेट लेस रहे। दूसरी इनिंग में फिर अशंदर ने 5 विकेट लिए थे। तो फिर हम जब बैटिंग करने गए, हमें एक कॉन्फिडेंस था कि 72 रन ही है, ये नहीं 472 नहीं है, 572 नहीं है। आज टांगे हमारी सूजी नहीं है फील्डिंग करते करते, तो हम ये बना सकते हैं। हमारे ओपनर्स ने बड़ा अच्छा खेला। 1 डाउन विनोद शर्मा था, उसने 92 बनाए। फारूक मिर्जा ने 44 बनाए। शाहिद परवेज ने भी कुछ 20-30 बनाए, कुछ अख्तर ने भी कुछ 20-30 रन बनाए। ऐसे ही करते करते हमने कुछ 330 रन बनाए। तो वो तब J&K का हाईएस्ट स्कोर था, 330 की 33, कुछ 333 था स्कोर। तो इतनी लीड हमने उनको पहली इनिंग में दी, जो एक आइडियल सिचुएशन है मैच जीतने की। वो ग्रीन टॉप विकेट था। अब बॉल उस पर अच्छी स्पीड पे बैट पे आ रही थी दूसरी इनिंग में, तो वो टेंशन नहीं था कि अब बॉल बैठेगी, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट में पता ही खड्डे नहीं होंगे, तो वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। दूसरे तीसरे दिन बाउंस उसका अच्छा था। हाँ, जो ड्राई विकेट होता है आपको पता ही है उसका, फिर उसमें प्रिडिक्टेबल नहीं रहता। फाइनली फिर उन्होंने हमको 3rd डे दिया जी 72 टू विन।
इस इनिंग में अशंदर ने 5 विकेट लिए और हाँ अशंदर बाकी ने मिलजुल के सबने विकेट लिए, मगर अशंदर मेन स्टे था जिसने 5 विकेट लिए। तो उसके बाद फिर हमने इसमें उनने हमको 72 टू विन दिया। 71 था स्कोर उनका, 72 हमको टू विन था। हमने सोचा पहली इनिंग में हमने 300 प्लस रन बनाए, ये कौन सा मसला है। तो मगर भूल गए हम कुछ देर के लिए कि JNK की टीम है, इनके तो मसले मसले होते हैं। तो बहुत दफ़ा तो हम लाइन में पैड बांध के खड़े रहते थे कि एक आउट रहे तो पीछे लाइन में आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत दफ़ा हमारे साथ ये भी हुआ कि निकला बाद में, बहुत दफ़ा ये भी हुआ मेरे साथ कि अंपायर मुझे कहता है परवेज स्कोर बोर्ड पे स्कोर कौन से विकेट कौन से। तो ऐसा हाल था। ये तो हमको याद नहीं रहा क्योंकि खुशी में हमने अब जीतने का चांस। तो हमारे पहली इनिंग में बड़े ओपनर से रन वन बनाए थे। तो इस इनिंग में हमारा 1 रन पे 4 आउट हो गए। तो टेंशन हो गया। ड्रेसिंग रूम तो अंदर थे नहीं, शामी ने मैंने लगे थे उसमें बैठे थे। टेंशन हो गया। मुझे याद है महबूब कहते अगर हम आज मैच हार गए मैं इसी ग्राउंड में अपना सारा किट विट जला दूंगा, दोबारा क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो फिर उसके बाद मुझे महबूब बैटिंग करने जाने न थे। मैं कहता हूँ मुझे भी जो कहता नहीं अगर तुम भी आउट हो गए हम हार जाएंगे, पीछे एक बैट्समैन तो बचने। खैर करते करते 30 पे 6 हो गए। जब मैं बैटिंग करने गया था तो हमारा स्कोर था 30 पे 6। अभी हमको 42 रन चाहिए थे। उनका मुरलीधर चौहान वगैरह वो पीक फॉर्म में थे, पीक फॉर्म में थे। तो फील्डर सारे सर पर खड़े। जब मैं गया तो अशंदर को हमने लेफ्ट हैंडर होने की वजह से थोड़ा पहले भेजा था, तो वहाँ एक एंड से वो खड़ा था। तो अशंदर को मैंने कहा कि अब हम क्लब की तरह खेलेंगे। हम क्लब में इतने साल से खेलते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम एक दूसरे को देख के रन लेते थे, आवाज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसको मैंने कहा हम क्लब की तरह खेलेंगे, मगर पहले मैं थोड़ा ये प्रेशर रिलैक्स करता। मुझे याद है पहली बॉल मुरलीधर आया, नई बॉल थी, अभी कितने 30 ही रन बने थे। लेफ्ट आर्म फास्ट, बहुत पेस उसकी बड़ी अच्छी थी, हाइट भी बहुत थी उसकी। तो सारे फील्डर इर्द गिर्द, बाहर कोई नहीं। तो पहली बॉल उसने मारी, मैं निकला आगे, एक स्टेप लिया, उसको उसके सर पर से चौका मार दिया उठा के, क्योंकि कैच का तो कोई चांस नहीं था। चौका चला गया। कैप्टन ओरी थे उनके, ओरी ने उनको कहा नहीं यार ये ऐसे ही फील्ड चेंज नहीं किया। दूसरी बॉल उसने ऑफ स्टंप के बाहर मारी, इन स्विंग करवाने के लिए। मैंने उसको कवर के ऊपर से चौका मार दिया उठा के, क्योंकि फील्डर बाहर नहीं थे, सेफ शॉट था। तब उसको लगा थोड़ा सा कुछ, तो उसने जो सामने ऑफ साइड पे 2 फील्डर नजदीक थे उनको थोड़ा पीछे किया, एक को पीछे ले गया। फिर भी कहता यार कोई परवाह नहीं। तीसरी बॉल उसने मारी मिडिल स्टंप पर, मैंने उसको मिड विकेट से उठा दिया, वहां भी फील्डर नहीं था। चौक जब 3 चौके मारे उसको लगा यार ये तो 40 रन बनाने थे, अब तो इनका 28 रन रह गए, अब तो गड़बड़ हो गई, अब कुछ गड़बड़ है। अब उसने थोड़ा फील्डिंग बाहर निकाल दी। जब उसने फील्ड बाहर निकाल दी, फिर अशंदर और मैंने वही स्टार्ट किया, टच और रन। बॉल वहीं दौड़ी, थोड़ी खेल दी, वहीं इधर उधर प्ले की, रिस्क लेने का चांस नहीं था। हालांकि पीछे भी महबूब भी बाकी था, मुझे पता था शायद वो रन बना लेंगे, मगर क्योंकि JNK की टीम है, आपको पता ही है JNK का क्या हाल होता था। तो उस वजह से फिर हमने अशंदर और मैंने डिसाइड किया कि हम अपने पर ही मैच जिताएंगे, नेक्स्ट विकेट तक हमको इंतजार नहीं करना, इसलिए रिस्क अब नहीं लेंगे, अब सिंगल करते जाएंगे। टी से पहले लास्ट ओवर में हमको 4 रन टू विन था। मैंने फेस करना था वो चौहान, उनका ऑफ स्पिनर था बड़ा अच्छा, तो बड़ा टाइट बॉलर था, टर्न भी बड़ी थी उसकी। तो उसने 5 बॉलों पे तो मुझे मारने का मौका नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से मैं विकेट भी लूज नहीं करना चाहता था। 6ठी बॉल को मैंने कहा अब रिस्क लेता हूँ। मैं निकला, मैंने घुमाया बैट, मगर वो बॉल मेरे इनर एज लग के टांगों में लग गई, तो वहीं रुक गई। वशिंदर का कहना है इन्हें बड़ी कोशिश की विनिंग रन मैं ही मारूं, लेकिन मैं दूसरे एंड से देख रहा था। अब मैंने सोचा चलो अशंदर, अब हम टी के बाद बैटिंग करने आए, तो अब 4 रन टू विन है, अब तो पता ही जीत रहे हैं हम सारे। वैसे भी श्योर नहीं थे अभी जीतेंगे, क्योंकि हमें अपनी कंडीशंस का पता था। तो दूसरा ऑफ स्पिनर था उनका कोई, वो बड़ा जबरदस्त था, वो भी अच्छा बॉलर था। तो अशंदर ने उसकी 5 बॉलिंग खेली मिडल, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया, मैंने कहा शायद विनिंग हिट मैं ही मारूंगा। 6ठी बॉल उसने थोड़ी शॉट मारी आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसने ले दे के एक स्क्वायर कट उसको किया, चौका, खत्म। तो हम मैच जीत गए। जो लोग वहाँ, बहुत सारे लोग जमा हो गए थे उधमपुर के, अब सारे आ गए थे, वो सारे मैदान में उन्हें गोद में उठा लिया, लेके बाहर चले गए। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, एक ऐसा हमको अपनी अचीवमेंट लगी कि जो अब आज इतने साल के बाद भी, देखिए 1982 24-25 दिसंबर, नहीं 24-25-26 दिसंबर 1982 की बात, आज भी मुझे वो फीलिंग आती उस मैच की। हमारे वो मैनेजर थे श्याम स्वरूप, जो उधमपुर के, तो वो तो जमीन पर ही लेट गए, ग्राउंड में ही लेट गए कि हमने क्या कमाल कर दिया। तो उसके बाद फिर एक ऐसा
हमने हडल क्रॉस किया, जिसके बाद हमारी टीम को एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम भी जीत सकते हैं। उसके बाद मैच जीतने शुरू हो गए। उसके बाद हमको लगा कि हम जीत सकते हैं। अभी तक हमारा एक बैरियर था, ये थ्रेशोल्ड हमने क्रॉस नहीं किया था। जब हमने ये क्रॉस किया, और उस टीम में एक चीज़ ये भी थी कि उस टीम में जो पिछले साल भर से 2 साल से महबूब के अंडर टीम डेवलप हो रही थी, यंगस्टर्स बड़े थे, एक अच्छी टीम थी। और टीम में ये जम्मू कश्मीर ये वो वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। टीम जब खेल रही थी तो वो खेलती थी एज वन यूनिट। और टीम में हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी थी। हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़े अच्छे थे, रविकांत और रशिंदर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 अच्छे थे। फारूक मिर्जा ऑफ स्पिनर था अच्छा। और साथ में हमारे पास महबूब इकबाल जैसा कैपेबल फास्ट बॉलर था। उसके बाद हमारे पास और ज़हूर बट भी था हमारे साथ उस टीम में। भास्कर था जम्मू से बैटिंग में, शाहिद परवेज था, अख्तर एजाज था। तो कमोबेश हमारे तकरीबन हम सारे एक एज ग्रुप के थे। तो एक एज ग्रुप के थे जिनने लोकल क्रिकेट भी बहुत सारा साथ खेला था। और रणजी भी हमको तकरीबन सारे प्लेयरों को बारिंग फ्यू सबको 6-6 7-7 साल इकट्ठे खेलते हो गए थे रणजी तक। और हम सारे एक दूसरे की इज्जत करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, खेल के दौरान, खेल के बाहर, सब चीज़ में। उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो एक हमने उस वक्त एक अंडर लीडरशिप ऑफ महबूब, उसके बाद सीनियर प्लेयर्स की गाइडेंस, सब कुछ मिला के एक ऐसा यूनिट बना था, फाइटिंग यूनिट था, कि अगर नेक्स्ट ईयर यही टीम मेंटेन की जाती अगले 2-4 साल, तो और जे.एंड.के की परफॉर्मेंस उस वक्त से ही काफ़ी इंप्रूव हो गई होती। ऐसा हुआ नहीं, वैसे ऐसा होता भी नहीं है कि टीम अच्छा खेले और जे.एंड.के में फिर प्लेयरों को रखा जाए। पहला काम होता है कैप्टन को निकाला जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, परवेज अचीवमेंट है उधमपुर में 1982 में 24, 25, 26 दिसंबर। जी हाँ, तो वो मैच जीता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये विक्ट्री डिस्क्राइब करने के लिए। ये वो मौका ये प्रिजर्व होना चाहिए, और ये हो गया आज। तो लोगों को पता चलेगा कि जे.एंड.के की विक्ट्री पहली रणजी ट्रॉफी में कैसे और कहाँ आई। चलिए, इसी खूबसूरत याद बिल्कुल रणजी ट्रॉफी की बिल्कुल। मजा आता बहुत है बहुत जब कम सुनते लोगों हैं को ऐसी ये बात। पता होगा, हम ही ने कभी कहा है, दिखाया है, नहीं तो ज्यादा पता नहीं है। एक और सवाल प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। ये वाजी गुजार ने बांडीपोरा से लिखा है कि पहले वनडे के बाद लगता है कि पाकिस्तान का वनडे में मिडिल ऑर्डर स्टेबल बल्लेबाज नहीं है। इस मिडिल ऑर्डर में तो अगर बाबर आजम और इमामुल हक के बीच साझेदारी नहीं होती इस तरह की, शायद वो मैच भी नहीं जीत पाते। सही है कहना, बिल्कुल सही है कि ये हकीकत है कि ये पार्टनरशिप, जैसे हमने शुरू में बात की, उसने मैच जिताया। दूसरी बात, दानिश अजीज नए प्लेयर हैं, आसिफ फेल प्लेयर हैं, और मिडिल ऑर्डर में दोनों उन पे डिपेंड आप कर रहे हैं। ठीक है, आसिफ को मैंने पिछले मैच में भी कहा, कोई क्वालिटी होगी उनको चांस पे चांस मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलेगा। दूसरा डेब्यूटेंट है, एक तो सीनियर होना चाहिए था बीच में जो सक्सेसफुल है 2 में से, और एक को चांस मिलता। दानिश अजीज को अगले मैच खिलाने होंगे। एक मैच खिला के प्लेयर टेस्ट नहीं होता, ड्रॉप नहीं हो सकता, उनके साथ भी ज्यादती होगी ये। अब आप देखिए राहुल का मामला, यहाँ 5 मैचों में फेल हुए, 4 में लगातार, उसके बाद भी इंडिया ने खिलाया, उसके बाद 60 और उसके बाद सेंचुरी, जबरदस्त। तो ये धवन के साथ भी हुआ, पहले रोहित शर्मा के साथ हुआ। तो इसलिए वो नया खिलाड़ी है, ही नीड्स टाइम। और रोवडार ने पुरवारा चाडोरा से लिखा है कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स में काफी फर्क आया है कोविड की वजह से, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और मिसफील्डिंग बहुत हो रही है। क्या ये इसी वजह से है? हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि मैदान में ज्यादा खिलाड़ी रहते नहीं है, प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन बहुत चीजें अवॉइड भी करनी पड़ती हैं। एक ये है, और वो दौड़ भाग थोड़ी कम हुई है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बात कही, ये एक सीरियस इशू है पिछले 2-2.5 साल से। हम देखते हैं कि बाउंड्री पे, जैसे जॉर्डन ने कैच पकड़ा परसों, पिछले दिनों बेमिसाल बॉल फेंकी, रॉय ने कैच पकड़ लिया इंडिया के वनडे में, T20 में। वैसे किस्से हो रहे हैं, ड्राइव मार रहे हैं, लेकिन सिंपल कैच बहुत ज्यादा छूट रहे हैं। उसकी तरफ ध्यान नहीं है कि बस वो रिमार्केबल है, वो रिमार्केबल है। ये सिंपल कैच आज से 5 साल पहले इतनी बड़ी टीमों से नहीं छूटा करते थे। अब आप देखेंगे, अगर वनडे सीरीज इंडिया की रही, 5-1 कैच तो कोहली ने छोड़ दिए उसमें, कोहली जैसे फील्डर ने। बिल्कुल। तो है कहीं कोई मामला तो है कि खासकर हाई कैचिंग तो बहुत मिस हो रही है। इफ्तिखार मलिक ने श्रीनगर से एक सवाल हमसे पूछा है कि ये ऑल टाइम ग्रेट 11 जो अक्सर सिलेक्ट करते हैं, प्लेयर्स कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे बहुत पुअर राय है मेरी इसके बारे में। आप जो टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर, वो नहीं लिखते हैं ये वनडे या टेस्ट टीम में। जी, कुछ ने तेंदुलकर को ओपनर रखा है,
वनडे में तो ओपनर, टेस्ट में तो थे नहीं कभी। Just- लेकिन उनके साथ जो दूसरा ओपनर रखा है वो टेस्ट प्लेयर है, उसने वनडे खेले ही नहीं कुछ खास, सेंस नहीं बनती। दूसरी बात, क्या ये उस पीरियड की है जब ये खिलाड़ी खेल रहा था ऑल टाइम ग्रेट 11, या उस पीरियड के जो इसने देखे हैं प्लेयर, या ऑल टाइम ग्रेट है? अगर ऑल टाइम ग्रेट है 99% में ब्रेडमैन नहीं है, ये पॉसिबल है? नहीं। हटन नहीं है, हमंड नहीं है, आपके दुनिया भर के एवर्टन वीक्स नहीं है, दुनिया भर के प्लेयर नहीं है। जो ऑल टाइम ग्रेट 11 है उसमें 60s का एक प्लेयर सबसे ज्यादा है, वो है सोबर्स, सब में, और किसी ने उसको भी नहीं रखा। और बाकी 70s के दो और बाकी आज के स्टैटिस्टिकली माइंडेड, उसने 10,000 रन बनाए, उसको होना चाहिए टीम में। जॉर्ज हेटली ने 22 टेस्ट में 10 सेंचुरियां बनाई, वो क्यों नहीं होगा? 10,000 रन तो नहीं बनाए। ब्रैडमैन ने 52 में 29 सेंचुरियां बनाई। तो इसलिए ये कुछ सेंस नहीं बनती है, इट्स फार्सिकल, ये पता नहीं क्या है, बकवास, कोई सेंस नहीं बनती। मैंने आज तक एक की भी टीम नहीं देखी, या वनडे या टेस्ट की, जिसमें कोई सेंस बनती हो और वो टीम सेलेक्ट करते हो। शेन वॉर्न हर टीम में, क्यों है शेन वॉर्न? बिशन सिंह बेदी क्या कम था, गिब्स क्या कम थे? 900 विकेट नहीं लिए, 800 नहीं लिए, जरूरी है लेना? एवरेज क्वालिटी तो क्वालिटी है ना। हाँ, और आप टीम बना रहे हैं। नहीं जी, उसने वो बॉल की थी, ये बॉल की थी, वो आपने टीवी पे देखी है, आपने जिम लेकर को बॉलिंग करते नहीं देखा ना टीवी पे, तो आप कैसे कहेंगे? ये कोई इसमें रशीद, कोई मुझे लगता है अजीब सी बात है। और विकेट कीपर सब में गिलक्रिस्ट है, क्यों? एलन नॉट है, एम्स है, गॉडफ्री एवंस है, कीपर बेमिसाल थे, लॉर्ड नॉट तो रन भी बनाते थे। तो आप ये कट पेस्ट वाला मामला है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई सेंस नहीं बनती। ग्रैम पॉला जैसा प्लेयर कहीं नहीं, 58 टेस्ट में एवरेज उनकी, वकार नहीं है किसी भी टीम में, वनडे टीम में भी वकार नहीं है, वसीम में रिकॉर्ड उनका अच्छा है, तो इसलिए वो एम्ब्रोस तो किसी टीम में नहीं, तो इसलिए काउडरी नहीं है, कोई नहीं है, ये कुछ बात नहीं समझ आती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, स्टैटिस्टिक्स जाने जाते हैं सभी के, आजकल किसने क्या किया है, बिल्कुल उनके माइंड में ये रहता है, तो वो प्लेयर भी यही करते हैं। और कुछ तो इतने बाइस्ड हैं, वो अपने मुल्क के सारे प्लेयर अपने मुल्क के सारे प्लेयर रखते हैं, खासकर इंग्लैंड के कुछ प्लेयर हैं वो। तो आते हैं हम आज के क्विज की जानिब। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, एक तस्वीर दिखाई थी, कहा था कि आप इनको पहचानिए। जहाँ ये बूढ़ा दाढ़ी वाला कौन है? ये कोविड के टाइम की तस्वीर है, नोवाक जोकोविच की। नोवाक जोकोविच की तस्वीर थी ये, और बहुत सारे दोस्तों जहाँ दाढ़ी झाड़ी उग गई थी तब उनकी, वो तो घर बैठे, वो दाढ़ी सफेद निकली, इनकी भी, फेडरर की भी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और नडाल की भी, तीनों सफेद टोटल। चलिए, ये एक अच्छा सवाल था, आसान भी था। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने सही। सही जवाब दिया। हमने 10 को पिक किया कि पहले 10 जिन्होंने सही जवाब दिया है उनमें से एक को इनाम भी मिला। मैं इन 10 लोगों के नाम पढ़ता हूँ। शबीर ऋषि, लेथपुरा पुलवामा। ऋषि मुंतजिर आप भी लेथपुरा पुलवामा से हैं। मुश्ताक लोन, तुर्कमांगाम शोपियान। मलिक सरफराज, सोनियम पटन। जावेद इकबाल मीर, सिकंदरपुरा बीरू। मलिक सनोबर, पटन। खुर्शीद लोन, तुर्कमांगाम शोपियान। फारूक अब्दुल्ला, बटिंगो, अनंतनाग। डॉक्टर शेख फिरदौस, नवगाम। और तवसीफ शौकी, दरवेश बाग, पटन। और लॉर्ड्स के जरिए, कुरान अंदाजी के जरिए जो आज के विनर बने हैं, आप हैं तौसीफ शौकी, दरवेश बाग, पटन से। जी, तौसीफ को बहुत बहुत मुबारक। मेरे ख्याल में पहली बार ये बहुत विनर बने हैं। बहुत आपको, आप रेगुलर नेशनल रेडियो के भी हैं, यहाँ भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो रशीद, आज हम इनको एक तस्वीर दिखाएंगे, उसमें कहेंगे आप इसमें से कितने प्लेयर पहचान सकते हैं। बिल्कुल, जो मैक्सिमम पहचानेगा उसको इनाम मिलेगा। ये तस्वीर देखिए, आप देखिए कि इनमें से आप कितने प्लेयर्स को पहचानते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को पहचानेंगे तो आपका नाम भी यहाँ आएगा और आपको इनाम भी मिल सकता सही है। बात है। तो अब लेते हैं आज के स्पोर्ट्स मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज।